हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आप लोगों ने वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा, तो आपको पता होगा कि अपन आज कौन से चैप्टर पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो का टाइटल भी आप लोगों ने देख लिया होगा। सो डिस्कशन अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो लास्ट दो क्लासों में अपन ने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। एक तो पहला चैप्टर अपना जो रिसोर्सेज वाला था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद में अपन ने वन्य और वन्य जीवों के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। और आज की क्लास में अपन वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वही सेम प्रोसेस वही रहेगा अपन कि भाई इसमें क्या पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे और किस लिए पढ़ेंगे। तो क्यों पढ़ेंगे, किस लिए पढ़ेंगे, इसका जो आपको है पता है पहले से, और क्या पढ़ना है वो मैं बता दूंगा आपको। तो तीनों का आंसर आप लोगों को मिल गए, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं। सो देखो, वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन। अच्छा, इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज़ सबसे पहले वो डिस्कशन करने हैं कि इस चैप्टर में अपने लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो जल एक संसाधन के तौर पे जब अपन ने संसाधन पढ़े थे तो अपन ने बताया था कि एक तो भूमि संसाधन है, उसके अलावा जल भी एक संसाधन है। इस पर अपन ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं अपन, ठीक है। इसके अलावा जल अपने लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप लोगों को सबको पता होगा इसका आंसर। तो भाई एक तो अपने को लिया गया जीवन का, जल ही जीवन का आधार है, ये नारा तो आप लोगों ने खूब सुना होगा, है ना। तो जल जीवन के लिए तो बहुत आवश्यक है। इसके अलावा और बताओ, इसके अलावा जैसे सिंचाई वगैरह के लिए भी चाहिए जल, है ना, मतलब फसलों के वगैरह के लिए भी चाहिए। और बताओ, इसके अलावा जैसे महासागर वगैरह हैं तो वो कुछ CO2 को जो महासागर है ना, वो CO2 को एब्जॉर्ब भी करते हैं, तो इसके लिए भी महत्वपूर्ण है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे सो मैनी रीजन है जो जल क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत सारे हैं। तो आप कुछ भी देख लेना अपने अनुसार, जो भी आपको याद आए वो देख लेना। अच्छा, जल क्या होता है ये बताने की आवश्यकता होगी नहीं, है ना। साइंस में अगर कहूँ तो H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, है ना। और वैसे कहूँ तो आप लोगों को पता ही होगा जल संसाधन। तो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, अपन एक तो ये पढ़ेंगे कि भाई जल संसाधन का एक बेसिक नॉर्मली एक परिचय देखेंगे अपन, ठीक है। इसके अलावा अपन ये पढ़ने वाले हैं कि जल अपने लिए क्यों महत्वपूर्ण है ना। फिर अपन दूसरा ये पढ़ेंगे कि भाई बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती है, बांध क्या होते हैं, ठीक है। अब बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, उनकी डेफिनेशन, ठीक है। इसके अलावा उसके क्या क्या प्रॉफिट होंगे, क्या क्या लाभ होंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अपन उसमें देखेंगे कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनसे क्या क्या हानि होंगी वो पढ़ेंगे। और कुछ इसमें बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण होने वाले कुछ आंदोलन है, तो अपन उन आंदोलनों के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन कौन से आंदोलन हैं जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए हुए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा नेहरू जी का एक कथन है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को वो आधुनिक भारत का मंदिर कहते हैं, तो वो क्यों कहते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। जैसे ही बहुउद्देशीय परियोजनाएं होंगी तो वो बांध वाला भी उसी में शामिल हो जाएगा कि भाई बांध क्या होते हैं, बांध जो अपने लिए क्यों महत्वपूर्ण है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। और इसके अलावा जो बांधों से होने वाले जो नुकसान है ना उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और अंत में अपन वो देखेंगे जल संरक्षण की विधियां कौन कौन सी है। मोस्टली जो राजस्थान में 3-4 नाम दे रखे हैं इसमें, एक तो खडीन दे रखा है, एक अपने टांका दे रखा है ना। और इसके अलावा एक उसमें मेघालय का वाला बांस ड्रिप वाला दे रखा है ना। वो सब अपन डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो चले शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे वो जैसे पढ़ने का रूल यही था कि जैसे मैंने पहले कहा था कि जहाँ NCERT में से अगर अपने को डायरेक्ट डाटा मिल जाएगा तो अपन NCERT की PDF खोल लेंगे। और अगर NCERT में डायरेक्ट डाटा नहीं मिलेगा, अगर बिखरा हुआ हो तो उसको समेटने के लिए अपन नोट से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर सेम वैसा ही है जैसे वो पहले वन्य और वन्य जीव वाला था, ठीक है। तो उसमें भी अपन ने यही किया था कि अपन जो है वो पहले क्या बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे और उसके बाद में अपन डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को सबको PDF मिल ही गई होगी, है ना। एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी कर दिया था, फिर भी देख लो थोड़ा थोड़ा। तो वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन, एक परिचय। देखो भाई, पृथ्वी पर 3/4 भाग में पानी है ना, है कि नहीं है। इसके अलावा इसमें प्रयोग में योग्य जो अलवणीय जल है वो तो अपने किसी काम का नहीं है, और जो काम का जल है उसका प्रतिशत बहुत ही कम है। देखो कितना प्रतिशत कम है, यहाँ पे कुछ डाटा दे रखा है मैंने, ये देखो। जो पृथ्वी पर लगभग कुल जल का कितना प्रतिशत, 96.5% भाग जो है ना वो महासागरों में। अच्छा, महासागरों में जो जल होता है वो बेसिकली कैसे होता है, लवणीय जल होता है, नमकीन जल होता है। अच्छा, जो लवणीय जल होता है उसमें NaCl की मात्रा अधिक होती है, तो अपने लिए किसी काम का नहीं है, नहीं तो वो अपने लिए पीने के लिए काम आएगा, ना ही वो फसलों के लिए किसी काम आएगा क्या, नहीं आएगा बिल्कुल। इसलिए जो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रियां है ना, अभी देखो तुम ईरान और उसका अमेरिका का जब युद्ध छिड़ रहा था तो उसमें एक वहाँ के जल स्रोत के बारे में काफ़ी चर्चा में रहा था वो, कि वहाँ पे जो है ना वो जो समुद्र जल को है ना वो फिल्टर करके फिर उसको यूज में लेते हैं। तो मोस्टली जितने भी अरब कंट्री है ना मिडिल ईस्ट वाली, वो
मतलब 90% क्या 100% मान के चलो कि वो वाटर रिसोर्सेज पे, मतलब जो वाटर का रिफाइनर करके जो शुद्धिकरण करके जो जल यूज में लेता है ना, वो मोस्टली उसी पे डिपेंडेंट है। क्यों, वहाँ पे बारिश होती नहीं, बारिश भी वो लोग कृत्रिम करवाते हैं। जैसे कि कृत्रिम बारिश के कारण, अच्छा जब कृत्रिम वर्षा अपन करवाते हैं ना, तो उसमें अपने को पता नहीं चलता कि भाई कितनी मात्रा में बारिश करवानी है, तो कभी कभार वो अनलिमिटेड भी हो जाती है, जिसके कारण बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। जैसे कि पिछले साल में दुबई में आप लोगों ने देखा होगा, लगभग 4 साल पहले की बात है, दुबई में कृत्रिम वर्षा करवाई थी और वहाँ पे बाढ़ जैसे हालात बन गए थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बरसात होती नहीं। अच्छा बारिश क्यों नहीं होती, तो वो जब हम मानसून डिस्कशन करेंगे तब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि बारिश का क्यों नहीं होती। हालांकि आप लोगों के चैप्टर तो नहीं है, बट अपन मानसून पढ़ेंगे अपन, क्योंकि जब फसलों वाला चैप्टर रहेगा ना, तो उसमें भी मानसून की बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी, तो उसके लिए अपन मानसून जरूर पढ़ेंगे। तो आप उसमें देखना कि कहाँ कहाँ पे बारिश होगी, कहाँ कहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो एक तो लिमिटेड है जल, है ना, अनलिमिटेड तो नहीं है भाई, लिमिटेड है। इसके अलावा 96.5% जो जल है वो महासागरों में है। तो अपने काम का कितना जल है, अपने काम का मात्र 2.5 जल है। अच्छा जो 2.5 जल है ना, वो भी कहाँ पे है, नदियों में है। इसके अलावा भूजल में है, जो हिम है ना, हिम यानी बर्फ के तौर पे जो जल है वो है। उन सबको मिला के कुल मिला के अपने पास 2.5 जल ही रहता है ना। भारत की स्थिति अगर मैं बात करूं तो भारत में लगभग विश्व की कुल वर्षा होती है ना, उसका 4% हिस्सा भारत में आता है, जो कि प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के मामले में विश्व में 133वां स्थान है। यानी विश्व में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता की बात करें तो अपन क्या है, 133वें स्थान में। डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको बात की गहराई को पता चले कि भाई जल अपने लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो, विश्व का मात्र 4% हिस्सा जो वर्षा से मिलता है, वो अपना केवल 4% मिलता है। इसके अलावा अपन 133वें स्थान पे। इसके अलावा जनसंख्या में बताओ, आजकल तो अपन पहले भी मान के चलो, तुम दूसरे को तो हटाओ, अपन पहले पे ही आ गए, है ना। 150 करोड़ की आबादी, 150 करोड़ की आबादी को पीने के लिए पानी भी तो चाहिए। और जब जितना अपन पोल्यूशन कर रहे हैं, उसके अलावा तो तुम समझ सकते हो यमुना का अपन ने क्या हाल कर रखा है, गंगा का अपन ने क्या हाल रखा है ना, राजस्थान वाली ने सबका हाल बेहाल ही है ना। तो वो बताइए आप लोगों को भाई, वाटर पोल्यूशन, ठीक है, उस पर अपन डिटेल से डिस्कशन किया। ये कुछ डाटा है जिसमें ये 2030 की बात कर रहा है कि अपने यहाँ पे लगभग 50% जो जल रिसोर्सेज वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। वो 2050 के तक है बात। तो स्रोत यहाँ अलवणीय जल, सतही अफवाह। अच्छा जल कहाँ से मिलेंगे, एक तो भाई सतह से, सरफेस से मिल सकता है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर मिल सकता है, भूमिगत जल, और कुछ हाइड्रोलॉजिकल सर्किल से, यानी जल। अच्छा जल, अब ये बताओ तुम लोग, भाई जल जो है वो पुनः नवीकरणीय रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है। अच्छा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की जब अपन रिसोर्सेज पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था तुमको, रिन्यूएबल संसाधन कौन से होते हैं, नॉन रिन्यूएबल। अच्छा नॉन रिन्यूएबल वो संसाधन होते हैं जो एक बार यूज करने के बाद में समाप्त हो जाए, वापस पुनःपूर्ति होगी ना, वो कौन होंगे, नॉन रिन्यूएबल। और रिन्यूएबल क्या होंगे, जो एक बार यूज करने के बाद वापस यूज कर ले, तो इनका सर्किल चलता रहेगा, ठीक है। तो जो जल है ना, वाटर, क्या वाटर कभी समाप्त हो सकता है, नहीं हो सकता, एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहेगा, है ना। वेपराइजेशन, जैसे मान लो कि भूमि पे जल है तो उसका वेपराइजेशन, वाष्पीकरण होकर ऊपर चला जाएगा, बादल बन जाएगा, फिर बादल से बारिश होगी, फिर नदी आ जाएगा। इसके अलावा मान लो बरसात का जल महासागरों से अपने यहाँ पे आया, बारिश के द्वारा आया, बारिश से जो पानी हुआ वो भूमि में गया, कुछ पानी नदियों में गया, नदियाँ लेके कहाँ जाएंगी, फिर से महासागरों में छोड़ेगी। तो कुल मिला के ये सर्किल चलता रहता है, चलता है कि नहीं चलता। इसलिए जल जो है वो नवीकरणीय संसाधन है। कैसा है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कोई पूछे कि जल कैसा संसाधन है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीकरणीय संसाधन। क्यों है, समझ में आ गई, क्या वो जल समाप्त होता है, नहीं होता है ना, वो कंटिन्यू सर्कल उसका चलता रहता है। तो इसलिए ये जल संसाधन कौन सा है, रिन्यूएबल। इसके अलावा जल कहाँ से मिलता है, 3 याद रखना, एक तो सतही जल, सरफेस, एक ग्राउंड वाटर, ठीक है, भूमिगत जल। इसके अलावा एक वर्षा से जो जल मिलता है वो है, ठीक है। और जल की इंपॉर्टेंस क्यों है, विश्व में 96.5% जो जल है वो कहाँ पे है, महासागरों में। अपने लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि नमकीन है, NaCl की मात्रा बहुत अधिक है, काम का नहीं है, फिल्टर करके काम में लो, ठीक है। फिल्टर भी अपने पास इतने पैसे नहीं है कि अपन उसको फिल्टर करके यूज करें, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, जल की दुर्लभता की बात करें कि मुख्य कारण क्या क्या है। तो अच्छा जल जो मिनिमम है ना वो क्यों है, तो आपको भी रीजन तो बहुत सारे पता है। एक तो दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है। अच्छा जनसंख्या जब बढ़ रही है तो स्वाभाविक सी बात है, एक तो पीने के लिए पानी चाहिए, दूसरी जब जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या को भोजन भी तो चाहिएगा, भोजन चाहिएगा। तो एग्रीकल्चर पे मोस्टली डिपेंडेंट है अपने यहाँ पे, है ना। तो एग्रीकल्चर के लिए भी जल चाहिएगा, है ना, पीने के लिए भी चाहिएगा, एग्रीकल्चर भी जल चाहिएगा। इसके अलावा मनुष्य की दैनिक क्रियाओं में आप एक लिस्ट बनाना और उसमें सोचना सुबह से लेकर शाम तक कि ऐसी कितनी क्रियाएं हैं जिनमें आप पानी का यूज नहीं करते। शब्दों पे गौर करना, मैं ऐसे बोल रहा हूँ पानी का यूज नहीं करते, उसमें देखना और फिर देखना कि आप ऐसे कौन सी क्रियाएं हैं जिनमें आप पानी का यूज। मोस्टली जितने भी काम करते हैं लगभग सब में पानी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे यूज होता ही होता है, ठीक है।
तो वो सब है। तो देखो बढ़ती जल तो मतलब जल एक दुर्बल संसाधन है, क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि भाई जल एक दुर्लभ संसाधन है, एक्सप्लेन करो, तो डाटा तो होना चाहिए आपके पास। तो क्यों है, एक तो भाई बढ़ती जनसंख्या है ना, जनसंख्या बढ़ने से केवल घरेलू उपयोग में नहीं बल्कि अनाज के लिए भी अधिक जल की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। अधिक अनाज जल उपलब्ध अति शोषण किया जा रहा है ताकि सिंचित क्षेत्र को बढ़ाया जा सके, हुआ है। इसके अलावा जब अपन ने वाटर रिसोर्सेज पढ़े थे, जब अपन सॉइल इरोजन पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको राजस्थान का एग्जाम्पल दिया था कि अपने राजस्थान में कहाँ पे, एक तो अपने वो जो उत्तरी राजस्थान है उस वाले जिले में, हनुमानगढ़ वाले में है ना, बीकानेर वाले क्षेत्र में गंगा नहर दहवारा, अत्यधिक सिंचाई के कारण, अच्छा अत्यधिक सिंचाई हो रही है, एक तो पहले जल की कमी थी, ऊपर से अत्यधिक सिंचाई हो रही है, तो सोइल इरोजन के मृदा अपरदन की क्रियाएं बढ़ रही हैं वहाँ पे, है ना, मृदा का अपरदन हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो सब पढ़ा था ना, तो उसको रिलेट करना एक दूसरे से, है ना, ताकि चीज़ें बेहतर रहेंगी आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा जल का असमान वितरण, क्या जल सभी जगह सेम है क्या जो जल इतना अपने यहाँ पे मिलता है क्या वो सभी से नहीं हुआ, है ना, डिफरेंट है। अपने मरुस्थलीय क्षेत्र में थार के डिजिट में वहाँ पे तो जल के लाले पड़े रहते हैं, है ना। अभी तो जैसे मान लो टेक्नोलॉजी विकसित हो गई, इसके अलावा गंगानगर नहर आ गई, है ना, इंदिरा गांधी नहर आ गई, तो इसके अलावा अपना पश्चिमी राजस्थान में अपने को पीने के लिए पानी मिल गया, वरना पहले तो अच्छा पश्चिमी राजस्थान में मोस्टली अभी भी जो जैसलमेर वाला बेल्ट है, फलोदी वाला बेल्ट है, वहाँ तो अभी भी पानी की कमी है, अभी भी उनको उतनी मात्रा में पानी नहीं मिल पाया। हर साल जैसे अभी गर्मियाँ जब भीषण हो जाएंगी तो खूब न्यूज आएगी, अपने यहाँ पे लोकल ग्राउंड में इस तरह में भी आती है न्यूज़, वे पानी है ही नहीं अपने यहाँ पे, है ना, नहरों द्वारा ही आता है अपने, तो राजस्थान में तो वैसे पानी की कमी है। अच्छा इसके अलावा जैसे मैंने जब आप लोगों को उसमें जब मिट्टी मृदा पढ़ाया था तो मैंने थोड़ा बहुत मानसून के बारे में आप लोगों को बताया था, तब मैंने बताया था कि जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है ना, और जो वो बिहार वाला यूपी वाला क्षेत्र, वहाँ पे बाढ़ के हालात भी बनते हैं, परंतु उसमें भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जो है वो सूखा रहता है, बंजर भूमि रहती है, पानी नहीं होता बिल्कुल भी बारिश, उसमें मैंने डिस्कशन किया था, याद करना वो टॉपिक। बाकी अपन जब मानसून पढ़ेंगे तो मैं आपको और डिटेल से बताऊँगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी जगह पे जहाँ पे मतलब पानी नहीं मिलता। इसके अलावा जैसे लद्दाख में चले जाएँ अपन, तो लद्दाख में कहाँ है पानी, बारिश होती ही नहीं है लद्दाख में, वहाँ पे तो जो मतलब जो हिमवर्षा मतलब जो बर्फ़ है वो लोग उसी को पिघला के काम में लेते हैं, है ना। इसके अलावा अपने राजस्थान में भी नहीं है, और कहीं पे जल अत्यधिक मात्रा में है परंतु पोल्यूटेड जल है, पोल्यूशन जल है ना, प्रदूषित जल है, उसको अपन वैसे यूज नहीं कर सकते। जैसे कि यमुना है, अब यूपी वो उधर उसका दिल्ली का एग्जाम्पल है, अब यमुना का पानी है, अब यमुना का पानी क्या पीने लायक है क्या, नहीं है, पूरा पोल्यूटेड पानी है, पोल्यूशन से भरा पड़ा है, लदा पड़ा है, उसको मतलब काम का नहीं है। अगर वही पानी अगर शुद्ध हो, अपन उसको पीने में भी यूज में ले सकते हैं, और भी बहुत सारी सिंचाई में भी यूज में ले सकते हैं, नहीं ले सकते। इसके अलावा अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी अगर आप करंट अफेयर सुना हो, तो जब दिल्ली में इलेक्शन हुए थे तो यमुना जल इसलिए, एक तो इसलिए था कि भाई यमुना पोल्यूशन है, ये तो हमेशा पॉलिटिकल रीजन रहता ही रहता है। इसके अलावा उसका एक रीजन और था कि जो यमुना के किनारे जो खेती की जाती है तो उन फसलों में कैंसर के ऐसे मतलब जीवाणु देखे गए, वायरस देखे गए, जिससे कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि पोल्यूशन जल है। इसके अलावा मैंने राजस्थान का बांडी नदी का भी आपको एग्जांपल दिया था कि वहाँ पे राजस्थान में जो है वो कपड़ा मिल से जो जल आता है उसको बिगर रिफाइन किए वो नदी में छोड़ देते हैं, जिसके कारण जल पोल्यूशन हो रहा है, तो वो भी एक बड़ा रीजन है, ठीक है। तो अपन आ रहे थे जल का असमान वितरण क्या सभी जगह है, नहीं है भाई, कमी अक्सर जल के खराब वितरण के होते हैं। समाज में विभिन्न वर्गों के जल पहुँच असमान है। इसके अलावा कुछ संसाधन जैसे मान लो कि अपने यहाँ पे अभी वाटर की कमी हो जाएगी, अच्छा जिन लोगों के पास पैसे हैं वो टैंकर मंगवा लेंगे, है ना, और बेचारे के पास गरीब लोग जिनके पास पैसे नहीं है वो क्या करें, फिर वो जाओ हेडपम्प पे, अगर हेडपम्प पे पानी नहीं दे तो क्या पियो, फिर वही खारा पानी पियो, है कि नहीं है। तो भाई जिनके पास अगर पैसे हैं, जो समाज में ऊंचे स्तर है, उनके लिए तो किसी चीज़ की मतलब कोई भी रिसोर्सेज कम नहीं है, उनके लिए तो अनलिमिटेड है, मतलब जिनके पास पैसे हैं उनके पास सब कुछ है, ठीक है, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये कि भाई एक तो मतलब अमीरी गरीब वाला एग्जांपल दे लेना, क्यों कम है असमान वितरण में, एक तो आपको ज्योग्राफिकल देना है, इसके अलावा एक आपको देने का देना एक इकोनॉमिकल, है ना। एक तो ज्योग्राफिकल मतलब भाई भारत में हर जगह जल सेम नहीं है, इसके अलावा कुछ लोग गरीब है, कुछ लोग अमीर है, जो लोग गरीब है वो कंजप्शन ज़्यादा कर लेते हैं, है ना। वो आप लोगों ने 6th क्लास में या फिर 7th क्लास में आप लोगों ने वो गाड़ी वाला एग्जाम्पल देखा होगा, शायद 6th में होगा या फिर 7th में होगा, है ना, कि वो एक अमीर व्यक्ति तो जो है ना वो अपनी गाड़ी को धो रहा है ना, एक टैंकर पानी फूंक दिया उसमें, और एक गरीब व्यक्ति है जो इसके पास बेचारे के लिए पीने का पानी नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे आप लोगों ने, और नहीं भी देखे होंगे तो आप लोग अपने आसपास में लोकल स्तर पे ऐसे खूब एग्जाम्पल देखते हो जहाँ एक वर्ग के पास तो अनलिमिटेड पानी का रिसोर्सेज है और दूसरे वर्ग के पास पीने के लिए भी लाने पड़ रहे हैं, है ना। तो ऐसे एग्जाम्पलों का यूज किया करो, क्योंकि जितना मौलिक आप लिखोगे ना उतना ही बेहतर रहेगा,
ठीक है। नेक्स्ट देखो तीव्र औद्योगिकरण। अच्छा, औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण क्या क्या होगा। देखो स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकरण की संख्या में वृद्धि हुई। ठीक है, वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है उद्योगों को चलाने के लिए केवल अत्यधिक जल ही चाहिए, उसके अलावा ऊर्जा देने के लिए जल विद्युत। अच्छा, जल विद्युत भी भाई हाइड्रोलॉजिकल एनर्जी के लिए भी क्या चाहिए, वाटर चाहिए। और जो उद्योग होंगे जैसे भाई स्टील इंडस्ट्री है उसमें भी वाटर चाहिए, कपड़ा इंडस्ट्री है उसमें भी वाटर चाहिए, है ना, चाहिए कि नहीं चाहिए। हर एक इंडस्ट्री में लगभग मोस्टली सभी में इंडस्ट्रियों में वाटर चाहिए होता है। तो वैसे भी पानी की निर्भरता बढ़ेगी, पीने के लिए पानी नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, उद्योगों के लिए भी पानी चाहिएगा, है ना। तो इसके अलावा शहरीकरण की बढ़ती आबादी, आधुनिक जीवन शैली में जल और ऊर्जा की मांगे कई गुना बढ़ गई। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो 3-4 बातें हो गई। एक तो इसमें आप मतलब ओवर पॉपुलेशन वाला भी दे लेना, हालांकि वो ओवर पॉपुलेशन वाला आगे भी मैंने लिखा है ना। तो आप इसमें आधुनिक जीवन शैली एक तो ये याद रखना, ठीक है। एक जल विद्युत याद रखना, और दूसरा क्या रखना आप लोगों को कि भाई ये जल अत्यधिक सिंचाई का वो जल चाहिए, किसमें चाहिए, औद्योगिकरण और शहरीकरण में, ठीक है, वो वाला। और एग्जाम्पल अभी मैंने दौड़ा दिया था वो वाला, ठीक है। इसके अलावा व्यवसायिक कृषि, कमर्शियल खेती, खेती के में भाई शुष्क ऋतुओं में खेती के लिए अत्यधिक पैदावार के लिए किसान अपने निजी कुएं नलकूपों का उपयोग करते हैं कि नहीं करते। जैसे अपने यहाँ पे राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो गेहूं की खेती तो करते हैं, परंतु गेहूं की खेती के लिए उनके पास क्या नहीं है, वाटर नहीं है, पानी की मात्रा उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो वो नलकूपों का यूज करते हैं, है ना। इसके अलावा इसमें एक एग्जांपल वो आपको खनन वाला भी देना। अच्छा, खनन जब होगा तो जो भूमिगत जो ग्राउंड वाटर है ना उसका लेवल क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। जैसे ही ऊपर की मिट्टी हटेगी तो जो भूमिगत जल स्तर का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक वो वाला डाटा भी इसमें ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये शुष्क ऋतु में अत्यधिक नलकूप भाई निजी नलकूप और नलकूपों का यूज करते हैं, जिसमें जल स्तर में भूमिगत जो जल स्तर है उसके क्या हो जाते हैं, कम होने का चांस हो जाता है। इसके अलावा आप लोगों को पता हो तो अपना ये जो खेतड़ी बेल्ट है ना, खेतड़ी जहाँ पे अपने की कॉपर की माइंस है, तो उस वाले पूरे बेल्ट में ना कहीं पे भी भूमिगत जल है ही नहीं, क्योंकि नीचे की पूरा माइनिंग करके खोखला कर दिया पूरा, है ना। तो भाई जाहिर सी बात है जो जल नीचे होना चाहिए था वो और नीचे चला गया, तो इसके लिए वो बहुत कम है उस वाले बेल्ट में। कोई कॉन्टेक्ट में होना तो पूछना आप कि आपके यहाँ पे बोरिंग वगैरह है क्या, फिर वो बताएंगे आपको है कि नहीं है। नेक्स्ट देखो जल की खराब गुणवत्ता, वो भी बताया मैंने, जब पोल्यूटेड हो जाता है ना, कई बार जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद भी उपयोग लायक नहीं होता। जैसे वही महासागर तटीय वाला देख लो एग्जांपल, है ना, समुद्र किनारे जो भी देश हैं, राज्य स्थित है, उनका एग्जांपल ले लो कि भाई पानी तो अनलिमिटेड है लेकिन पी लेना एक नहीं है, क्या करेंगे ऐसे पानी का, है ना। इसके अलावा यमुना का एग्जाम्पल ले लो, मतलब यमुना नदी पूरी पोल्यूशन है, अगर उसके नज़दीक कोई लोग रह रहे हैं तो उनको लिए पीने के लिए भी पानी नसीब नहीं है, पानी अनलिमिटेड है तो काम का ही नहीं है ना। तो वो वाला एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे आ भी गया पोल्यूशन वाला। घरेलू औद्योगिक अपशिष्ट, रासायनिक कीटनाशक कृषि उपयोग में होने वाले उर्वरक निकाय के लिए प्रदूषित हो जाते हैं, जिसमें मानव उपयोग के लिए खतरनाक होता है। वही एग्जाम्पल, ठीक है भाई, पोल्यूटेड हो जाता है पानी, अरे होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण डाटा है कि जल विद्युत का योगदान वही है, भारत में कुल बिजली उत्पादन का लगभग 22% हिस्सा किससे आता है, जल विद्युत से। जल विद्युत कैसे बनेगी वो देखो, ये अपना टरबाइन है, ठीक है, इसमें वो टरबाइन को घुमाना है, टरबाइन को घुमाएंगे, इधर लगी है मोटर। अच्छा, जैसे टरबाइन मोटर घूमेगा तो आपको पता है कि क्या बन जाएगी, बिजली बन जाएगी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, यानी यांत्रिक ऊर्जा का कैसे उपयोग कर रहे हैं अपन, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। अच्छा, इस टरबाइन को घुमाने के लिए अपने को चाहिए तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे पानी को, वाटर को गर्म, क्या करेंगे अपन इसको, वाटर को क्या करेंगे, गर्म। गर्म किससे करेंगे, वो या तो कोल डालेंगे या फिर कुछ और गैस वगैरह का यूज करेंगे, तो वहाँ से वाटर हुआ, पानी हुआ गर्म। पानी गर्म हो गया तो जाहिर सी बात है पानी जी हाईली एनर्जेटिक हो गया, भाप बनेगी, भाप बन के ये फुल प्रेशर के साथ जाएगा, फिर प्रेशर को इस टरबाइन में छोड़ेंगे तो टरबाइन घूमेगा कि नहीं घूमेगा, अरे घूमेगा कि नहीं घूमेगा, बिल्कुल घूमेगा। क्यों घूमेगा भाई, घुमा के देख लेना, तुम पता लग जाएगा तुम्हें क्यों घूमेगा, ठीक है। जैसे कुकर की सीटी है ना, जैसे हीट होते ही अत्यधिक प्रेशर आता है तो कुकर की सीटी बजती है, वैसे जब प्रेशर बढ़ेगा तो टरबाइन भी घूमेगा, तो उससे क्या बनती है, जल विद्युत बनती है। तो जल विद्युत में जल का यूज हो गया तो जल विद्युत बन गई, ठीक है। तो उसमें भी अपन लेते हैं। इसके अलावा वो फिर पानी, हालांकि इसका पानी यूज में हो जाता है, ऐसी बात नहीं है कि अपन इसको यूज नहीं कर सकते, इसको वापस भी रिसाइकलिंग किया जा सकता है, बट मोस्टली 50% वो डाटा रहता है। इसके अलावा आपको वो गहलोत जी का स्टेटमेंट भी आता है कि उन्होंने कहा था कि जब जल से जब विद्युत ही खत्म, मतलब जल की विद्युत ही अपन काम में ले लेंगे तो वो पानी अगर आपके खेतों में जाएगा तो वो किसी काम का ही नहीं होगा। सुना होगा आप लोगों ने स्टेटमेंट, तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना। जल का काम सिर्फ इतना ही है, टरबाइन घुमाना, और वो टरबाइन घुमा के फिर अपने वाले रूप में वापस आ जाता है ना, तो वो इतना बड़ा नहीं है इसमें। बट एक एग्जाम्पल के इसके लिए ये स्वीडन विशेषज्ञ ये कुछ ना कुछ मानते रहते हैं, ये ऐसे बोल रहे हैं कि भाई विशेषज्ञ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जल की कमी तब महसूस होती है जब प्रति व्यक्ति जल की उपलब्ध मात्रा 1000 से 1600 घन मीटर के बीच में
होती है तब क्या होगी, जल की कमी। जल स्तर का गिरना, भारत और पंजाब हरियाणा के राज्य अत्यधिक सिंचाई के कारण भू जल स्तर खतरनाक होता जा रहा है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि अपन यहाँ पे नहरों का डाले, बट ये समझने के लिए था, है ना। ये सब डाटा जो भी डाटा होता है ना, इनको मत लिखना क्योंकि ये सब आप लोगों की समझ के लिए है, ताकि आपको चीज़ों की बेहतर समझ हो जाए। मैं केवल इसीलिए इनको लिखता हूँ कि तो आप चीज़ों को ना ठीक से समझ लो। बाकी इन डाटा का इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि अपना करंट अफेयर का तो एग्जाम लगने वाला नहीं है ना। बाकी अब देखो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या होती है वो देखो, इसको देखें उससे पहले कुछ बातें समझ लो, वो मैं बातें आपको बता देता हूँ, फिर देखेंगे अपन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। तो एक बार अपन नॉर्मली अपन समझ लेते हैं कि एक बार ये क्या होता है नदी घाटी परियोजना। देखो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का मतलब ये हो गया है कि एक तीर दो निशाने। क्या, एक तीर और दो निशाने, मतलब निशाने हो गए दो और तीर चला था एक, वही क्या होता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। यानी कि अपन काम तो क्या कर रहे हैं एक, और उस काम से अपने को जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है दो तीन, है ना। मतलब अपन जो काम कर रहे हैं वो तो क्या कर रहे हैं एक, और उससे जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्या हो रहा है दो तीन, उसे क्या कहेंगे अपन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। देखो अब कैसे होगा, जैसे कि अपन ने बनाया एक बांध, ठीक है, बांध अपन ने बना दिया, बना दे के बांध लो, फिर ये लो बांध, ये लो भाई सब बांध, पानी भर दे, क्या लो पानी भर गया, ठीक है। अब मैंने बना दिया एक बांध। अब इस बांध का यूज यही था कि अपन मान लो सपोज दैट कि अपन ने पानी के बहाव के लिए इसको कम करने के लिए बनाया था, ठीक है, बांध बन गया। अब बांध का पानी स्टोर होगा तो अपन उसे सिंचाई के रूप में भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पीने के पानी में भी अपन उसे यूज में ले सकते हैं। यानी एक तो जो है वो अपन ने सिंचाई में काम में ले लिया, ठीक है, दूसरा जो है वो अपन ने किस में यूज ले लिया भाई, एक तो जो अपन ने यूज में लिया है, मतलब एक तो जो अपन यूज में ले रहे हैं बांध को, वो किस में ले रहे हैं अपन सिंचाई के काम में यूज में ले रहे हैं, दूसरा अपन उसे मान लो पीने के पानी में भी ले रहे हैं, ठीक है, और तीसरा इससे जब मान लो यहाँ पे पानी इकट्ठा होगा तो यहाँ पे मछली पालन भी कर सकते हैं, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा तीन, चौथा और पांचवा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे अगर मान लो लोग बाग घूमने के लिए आएंगे तो पर्यटन भी हो जाएगा। बनाया तो केवल एक बांध था, बांध बनाने का उद्देश्य केवल इतना था कि पानी को स्टोर करना है, आगे नहीं जाना देना, और उससे प्रॉफिट हुए चार, तो यही क्या है बहुउद्देशीय परियोजना, यही क्या है बहुउद्देशीय परियोजना। समझ में आ गई आप लोगों को भाई बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं। अब अपनी काम की बात सुनो, वो देखो अपने को इनको प्रॉफिट और लॉस देखना है, तो प्रॉफिट तो तुम्हें पता लग ही गया होगा, लॉस मैं तुमको बता देता हूँ। देखो अपन एक बार पूरा एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर इसमें से पीडीएफ में से जो भी डाटा होगा वो अपन पढ़ लेंगे। सपोज दैट ये अपनी रिवर है, ठीक है, ये अपनी क्या है रिवर है, ठीक है, नदी है ये अपनी, है ना। अब ये जो नदी है, जाहिर सी बात है नदी है तो आसपास के इलाके भी, इधर आसपास के लोग बस्ती वगैरह होगी नदी के किनारे, है ना, लोग फार्मिंग वगैरह, किसान एग्रीकल्चर खेती वगैरह भी नदी किनारे करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब देखो जब मानसून सीजन आता है तो एक तो नदी पहले से भरी हुई है, जो प्रत्येक चीज़ अगर नदी है तो इसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है कि केवल नदी में इतना ही पानी बह सकता है। अगर बारिश होगी तो एक तो जैसे नदी पहाड़ों से निकल के आएगी, ठीक है, एक तो पहाड़ों का जो पानी आ रहा है ना वो भी नदी में अधिक हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो आसपास में जहाँ पे बारिश हुई थी तो वो आसपास का पानी भी नदी में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो वाटर लेवल और बढ़ गया, यानी कि एक तो भाई जो पहाड़ों वाला पानी था वो आ गया, एक जो आसपास का था वो आ गया, एक नदी में ऑलरेडी पहले से पानी था तो वो आ गया। तो इसके लिए नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, आएगी ना बाढ़। तो नदी के आसपास के इलाकों में क्या आएगी, बाढ़ आएगी। अच्छा बाढ़ आएगी तो जनजीवन प्रभावित होगा, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं, बहुत सारे नुकसान होंगे। तो हमने क्या किया, अपन एक काम करते हैं, इसको कुछ पानी को अपन क्या कर देते हैं पहले ही रोक लेते हैं। अपन ने बना दिया नदी पे बांध, ठीक है। अब नदी पे बन गया बांध, जैसे ही बांध बना तो नदी का जो पानी जो बाहर जाना था वो अब क्या हो गया, स्टोर हो गया, है ना। मतलब अब वो पानी क्या हो गया, यहीं पे रुकने लग गया, ठीक है। अब पानी जब यहाँ पे रुकने लगा तो स्वाभाविक सी बात है नदी जल स्तर में क्या हो गई, कमी हो गई। जो नदी के बाद जो वाटर लेवल था ना वो क्या हो गया, कम हो गया। अब वाटर लेवल जब कम होगा नदी का तो स्वाभाविक सी बात है जो पहले बाढ़ आनी चाहिए थी, क्या वो बाढ़ अब आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। अब क्या बाढ़ आ पाएगी, नहीं आ पाएगी ना, ठीक है। तो नदी का जल स्तर क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि अपन ने एक निश्चित पानी को क्या कर लिया, अपन ने पहले ही उसे रोक लिया, ठीक है। तो अब देखो अब हुआ ये कि अब यहाँ पे ये बांध है तो इसकी भी एक निश्चित कैपेसिटी होती है कि ये भी एक लिमिटेड पानी को स्टोर कर सकता है। ऐसा तो है नहीं कि जो बांध है वो अनलिमिटेड पानी को यूज करेगा, अनलिमिटेड पानी को स्टोर करेगा, इसकी भी एक लिमिटेड है। अब हुआ ये कि अपना बांध पहले से भरा हुआ था, ऑलरेडी फुल था बांध, ठीक है। अब बारिश हो गई, एक तो बांध पहले से भरा हुआ था, ऊपर से बारिश का पानी और आ गया बांध में। अच्छा नदी पहले से वाटर लेवल कम था नदी का, परंतु जो आसपास में जो बारिश होगी उसके कारण तो वाटर लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ गया।
भट गया ऑलरेडी बांध, भाई बांध पहले से भर चुका है, नदी का पानी भी क्या हो गया, भट गया। अब बांध भट गया है तो स्वाभाविक सी बात है बांध के गेट को अपने को खोलने पड़ेंगे। अगर बांध का पानी अपन ने नहीं लगाया तो बांध वैसे भी टूट के तबाही होनी है। तो इसलिए जरूरी है कि अपन क्या करेंगे, इस बांध के क्या कर देंगे, गेट खोल देंगे। गेट खोल देंगे तो जो नदी का जल स्तर पहले कम था वो और बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो अपन ने तो बांध इसलिए बनाया था कि अपन बाढ़ को रोके, जो है ना, बाढ़ को रोके, परंतु अब इसका उल्टा इफेक्ट हो रहा है। इफेक्ट क्या हुआ कि अपन ने बांध इसलिए बनाया था कि बाढ़ को, पानी को क्या कर सके, अपन रोक सके, इस इलाके में बांध बाढ़ ना आए। परंतु अब जल स्तर बढ़ने के कारण, अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ पे क्या हो गई, बाढ़ आ गई। तो बांध के एक तो हानि, एक तो प्रॉफिट ये हुआ कि अपन बांध से क्या कर सकते हैं, एक तो भाई बाढ़ के पानी को क्या कर सकते हैं, बाढ़ से रोक सकते हैं इसके अलावा। और दूसरा नेगेटिव इफेक्ट ये हो जाएगा कि जो बाढ़ का पानी जो रोका था अपन को, भविष्य में वहीं पे बाढ़ आने का कारण भी क्या बन जाएगा, बांध बन जाएगा। इसके अलावा बांध के प्रॉफिट वही सेम थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई बांध ये है तो इसके पानी को अपन एक तो सिंचाई कार्य में यूज कर सकते हैं, है ना, ठीक है। इसके अलावा और किस में यूज कर सकते हैं बांध के पानी को, बताओ। एक तो सिंचाई में यूज हो गया, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा, यानी यहाँ पे मछली पालन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, दो। और तीसरा यहाँ पे लोग पर्यटन, घूमने के लिए लोग आएंगे तो वो पर्यटन वाला भी हो गया। चौथा पीने के यूज में हो जाएगा, ठीक है। ये तो क्या हो गए बांध के प्रॉफिट। अब ये बताओ बांध के नुकसान क्या क्या होंगे। तो एक तो ये सेम बताया कि भाई जो जल स्तर में अपन जिस काम के लिए यूज ले रहे थे ये तो नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, यानी बाढ़ आने में भी सहायक है, ठीक है। दूसरा, अगर यहाँ पे भूकंप वगैरह आ जाए तो उसके लिए भी हो जाएगा। इसके अलावा बांध का जब पानी इकट्ठा होगा तो यहाँ पे भूमिगत जल स्तर में तलछट जमा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कचरा वगैरह जमा हो जाएगा तो उसके कारण भी बाढ़ आने के, मतलब जो भूकंप आने के जो खतरे हैं ना वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। दो रीजन, भूकंप आने का खतरा बढ़ जाएगा, तीसरा बाढ़ लाने में सहायक होगा, दो रीजन, ठीक है। जैसे अभी पिछले साल ही पंजाब में बाढ़ आई थी, है ना, क्योंकि वहाँ पे उस अत्यधिक बारिश हो गई थी, उसके कारण बाढ़ के से हालात बन गए थे। जो पंजाब है वो बेसिकली सिंधु की जो 5 सहायक नदियां हैं उनके रावी, व्यास, सतलज, उनके मतलब उनके जो क्या बोलते हैं, वो जो 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे क्या बोलते हैं, वहाँ पे स्थित है ना, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, पंजाब, पंच-आब, है ना। 2 नदियों के क्षेत्र को आप बोलते हैं, दोआब क्षेत्र, दोआब क्षेत्र, 2 नदियों के मध्य के क्षेत्र को दोआब, है ना। तो उसे पंजाब को, क्योंकि वहाँ पे 5 नदियों का संगम से जो डेल्टा बनता है वहाँ पे वो स्थित है, उसीलिए क्या बोलते हैं उसे, पंजाब, ठीक है। रावी, व्यास, सतलज वो वाली नदियाँ हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ऑलरेडी आ रहा था। फिर उत्तराखंड वालों ने, चूंकि वहाँ पे जल स्तर के और वृद्धि हो गई थी तो उन्होंने बांध के कपाट और खोल दिए। इसलिए जो पंजाब के जो सीएम थे भगवंत मान, वो खूब चिल्ला रहे थे कि एक तो हमारे यहाँ पे पहले से डूब रहे हम और तुम लोग और पानी ला ला के डुबा रहे हो। फिर वो बीजेपी कांग्रेस का कर रहे थे, बट उसमें वो कुछ मतलब राजनीतिकरण करने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी मतलब लिमिटेड है। अगर अनलिमिटेड जैसे लिमिट क्रॉस होगी तो पानी गेट खोलने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक तो ये कारण हो गया कि ये बाढ़ लाने में सहायक है। दूसरा, यहाँ पे जैसे पानी इकट्ठा रहेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मक्खी मच्छर वगैरह पनपेंगे तो उनसे होने वाली जो संक्रमण बीमारियां हैं वो भी बढ़ेंगी, 2 हो गया। तीसरा ये बताया कि भाई भूकंप लाने में सहायक है, वो भी हो गया। और बताओ इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, वो अब आप लोग सोचना कि बांध के और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अच्छा, ये बांध जो है ना वही क्या है, अपने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है कि नहीं है, अरे है ना। और इसी को क्या कहते हैं, नेहरू जी इसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आधुनिक भारत का मंदिर। क्यों बोलते हैं कि भाई मंदिर में सब कुछ मिलता है और बांध में भी सब कुछ मिल रहा है, इसलिए अपन उसको क्या बोल दिया, आधुनिक भारत का मंदिर, ठीक है। अब देखो अपन नेक्स्ट अपन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, सबसे पहले वही नदी घाटी परियोजनाएं क्या होती हैं वो देखो, डेफिनेशन देखते हैं अपन कि एक विशाल नदी परियोजना जहां एक ही समय में एक से अधिक उद्देश्य, जैसे सिंचाई हो गई, बिजली हो गई। अच्छा, बिजली भी बना सकते हैं ना बांध के पानी को टरबाइन घुमा के। इसके अलावा बाढ़ नियंत्रण की पूर्ति की जाती है, उन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। आधुनिक भारत में इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसने कहा था, पीएम नेहरू ने, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कहा था आधुनिक भारत का मंदिर। क्यों कहा था, ये बात समझ में आ गई। और ये बाढ़ नियंत्रण होता है, सिंचाई होती है, बिजली होती है, इस पे अपन ने ऑलरेडी डिस्कशन कर ही लिया। नेक्स्ट देखो बहुउद्देशीय परियोजनाएं के लाभ, वो सेम वो जो मैंने बताए थे अभी वो वाले आएंगे, ऑलरेडी अपन डिस्कशन कर चुके हैं वैसे तो इसमें, अरे कर लिया था ना डिस्कशन, याद नहीं है बस तुम लोगों को, है ना। देखो बहुउद्देशीय परियोजनाएं के लाभ, एक तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, मतलब क्या, विद्युत उत्पादन में, जल संचित हो गया, बाढ़ का पानी, भाई ये अपना क्या था, डैम था, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, अपन यहाँ पे लगा देंगे टरबाइन लगा के क्या बना लेंगे, विद्युत बना लेंगे, बनाएंगे नहीं है। बहुत सारी परियोजनाएं हैं जहाँ से अपन विद्युत बनाते हैं, जैसे अपन यहाँ पे राजस्थान में चंबल है, भाखड़ा नांगल है ना, बहुत सारी है ना। इसके अलावा सिंचाई परियोजनाएं, अच्छा बांध जब स्टोर होगा पानी तो अपन सिंचाई में भी ले सकते हैं उसका काम, शुष्क क्षेत्रों में। राजस्थान में तो जो हाड़ौती वाला बेल्ट है, इसके अलावा जो
वो नॉर्थ साउथ जो राजस्थान है वहाँ पे भी मोस्टली सिंचाई इन्हीं से बांधों से वगैरह होती है ना। हाड़ौती वाला क्षेत्र, कोताबुंडी, बाड़ा, झालावाड़ वाले क्षेत्र उसमें होती है सिंचाई, इसी से बांधों से होती है। इसके अलावा जयपुर में जो पानी पीने का पानी आता है वो भी बांध से ही आता है, ठीक है। बाढ़ नियंत्रण अभी डिस्कशन किया, नदी के प्रवाह को रोककर बाढ़ नियंत्रण भी कर सकते हैं। और जब ये अत्यधिक नियंत्रण हो गया तो लाने में भी शायद घरेलू उपयोग, वही भाई घरेलू उपयोग, औद्योगिकरण में उपयोग किया जा सकता है। जल आपूर्ति, अंतर्देशीय नौ संचालन, मछली पालन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मनोरंजन, टूरिज्म को डेवलपमेंट हो जाएगा। अंतर्देशीय नौ चालन है ना, तो वहाँ पे तुम लोग घुमाओगे किसी को ले जाके बैठा के, तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हानियाँ, दुष्प्रभाव अपन डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। एक तो प्राकृतिक बहाव में बाधा, मतलब जो, अच्छा इसमें एक एग्जांपल ये और देखना, जब अपन ने बांध का डिस्कशन किया था तो अपन ने एक थोड़ा सा एग्जांपल और लेते हैं। जैसे ये अपनी नदी थी, ठीक है, यहाँ पे अपन ने बना दिया था बांध, ठीक। अब इस पानी का क्या होगा, यहाँ पे नदी स्टोर हो गए, तो ये जो आगे जो वाटर फ्लो था, यहाँ पे वाटर का लेवल क्या हो गया, कम हो गया, वाटर स्तर क्या होगा, जल स्तर कम हो गया। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंट लोग थे, जो इस नदी पे डिपेंडेंट थे लोग, जो इस नदी पे निर्भर थे, जो इस नदी से सिंचाई करते थे, पीने के पानी में यूज में लेते थे, क्या उनको उतना पानी अब मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा ना, क्योंकि पानी क्या हो गया, कम हो गया, नदी का जल स्तर कम हो गया। तो एक ये भी रीजन है। अच्छा इसी के अलावा सपोज दैट इसको और थोड़ा एक्सप्लेन अगर मैं करूं तो ये जैसे मान लो कि ये अपनी नदी है ना, ये इतना मान लो कि ये राजस्थान का एरिया है, ठीक है। फिर आगे आ गया गुजरात का, ठीक। अब राजस्थान वालों ने क्या किया, यहाँ पे बांध बना लिया। अब गुजरात वाली जनता परेशान होगी कि भाई राजस्थान वालों ने तो बांध बना के यहाँ से सिंचाई भी कर ली, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर लिया, विद्युत उत्पादन भी कर ली, राजस्थान का तो प्रॉफिट हो गया। परंतु जो गुजरात के जो लोग थे, जो इस नदी पे डिपेंडेंट थे, उनका तो क्या हो गया, नुकसान हो गया, क्योंकि उनके लिए तो वाटर स्तर, जल स्तर कमी होगी तो फिर राजस्थान और गुजरात के मध्य डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, कि भाई अपन जो आप लोगों ने तो क्या कर लिया भाई, नदी पे बांध बना के उस पानी को रोक लिया और हमें पीने के लिए पानी नहीं मिला। तो राजस्थान और गुजरात के मध्य अंतर्देशीय जल विवाद, इसे कहते हैं अंतर्राज्यीय जल विवाद। दो राज्यों के मध्य में होने वाला जल से संबंधित जो विवाद है उसे अपन कहेंगे अंतर्राज्यीय जल विवाद हो गया जल पानी को लेकर के, हमें भी दो पानी, हमें भी दो। इसके अलावा जैसे आप लोग अक्सर सुनते हो अपने यहाँ पे, जब इस शेखावाटी क्षेत्र में जब गंगानगर नहर का पानी आने के लिए कहा गया था, तो जो पंजाब वाले जो सीएम थे ना, उन्होंने इसका काफ़ी विरोध किया था। पंजाब और हरियाणा ने विरोध करने का मुख्य कारण ये था कि भाई हमें जो है ना वो पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा, और आप लोग कह रहे हो कि भाई आप लोगों को चाहिए, तो हमें वो पानी, एक तो पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पाएगा, दूसरा हमारा सिंचाई के लिए भी पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर राजस्थान में गंगानगर नहर से जो पानी आएगा, जो स्वाभाविक सी बात है, उसमें कुछ हिस्सा पंजाब का है, कुछ हिस्सा गुजरात उसका हरियाणा का है, तो वहाँ से अगर पानी आएगा तो स्वाभाविक सी बात है उनको पानी की कमी होगी, तो वो चिल्लाते हैं फिर कि नहीं देंगे अपन, इसलिए अपन ने फिर दूसरा उपाय कर रखा है, ठीक है। अच्छा इसका थोड़ा अगर मैं और एक्सप्लेन करूँ, जैसे मान लो यहाँ पे आ गए, अब राजस्थान वाले गुजरात वाले चिल्ला रहे हैं, गुजरात की गवर्नमेंट राजस्थान से कर रही है कि राजस्थान वालों ये क्या कर दिया तुमने, अपने राजस्थान वाले बोल रहे हैं कि भाड़ में जाओ, हमें तुमसे मतलब ही नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें हमारा काम बनता और भाड़ में जाए जनता। तो गुजरात वाले ने बोला अच्छा तो हम बता दें, तो अपना ये राजस्थान है, तो नीचे है ना इधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र, तो वहाँ से गुजरात से एक नदी आती है माही, गुजरात से एक नदी आती है माही, और राजस्थान में यू शेप बनाते हुए भी वापस चली जाती है। तो अपना जो दक्षिणी राजस्थान है ना, उसमें जैसे मतलब भीलवाड़ा वाला क्षेत्र, सॉरी भीलवाड़ा नहीं, ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला बेल्ट है ना, वो मोस्टली माही नदी पे डिपेंडेड है ना। और माही नदी पे ही जो वो भीलों का कुंभ का मेला भी लगता है यहाँ पे, जैसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, है ना, तो वो मेला भी लगता है यहाँ पे, तो सांस्कृतिक तौर पे भी महत्वपूर्ण है। अब गुजरात वालों ने बोला कि भाई राजस्थान वाले मान तो रहे हैं नहीं है, अपन एक काम करो माही नदी पे बांध बना दो, तो इन्होंने माही नदी पे बांध बना दिया। अब राजस्थान की जनता ये वाला जो पहले डिपेंडेंट थे उनको पानी नहीं मिल रहा, तो वो चिल्ला रहे हैं, वो गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि भाई साहब ये क्या कर रहे हो तुम, हमें तो पानी नहीं मिल रहा। राजस्थान बोल रहे हैं यार ये तो लोचा पड़ गया। अब राजस्थान वालों ने फ़ोन घुमाया गुजरात वालों को कि साहब ये क्या कर दिया आपने, तो गुजरात वालों ने बोला कि भाई साहब हमने की शुरुआत किसने की थी, आपने, पहले बांध आप लोगों ने बनाया था, हमारे पानी को आप लोगों ने रोका था, अब हम क्या करें। तो फिर राजस्थान बोल रहे हैं अच्छा एक काम करो, अपन साझा कर लेते हैं, कुछ अनुपात में बांट लेते हैं, 50%, 60%, ऐसे कुछ अनुपात में। तो इन दोनों के मध्य संबंध बन गया। ये कहानी थी बताने के लिए, बाकी ऐसा नहीं है ना। बाकी जब आप बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में पढ़ोगे, अगर आप जब जैसे ही आप मतलब 12th पास करके, या फिर कुछ लोग जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, वो लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं कि अपन समझते हैं कि भाई राजस्थान का हिस्सा, गुजरात का हिस्सा, हरियाणा का हिस्सा, कुछ अनुपात में अपन इसे विभाजित करते हैं, है ना, नदी घाटी परियोजनाओं के, है ना, उसमें अपन कुछ अनुपात में विभाजित करते हैं। क्यों करते हैं वो अनुपात में, वो बात समझ में आ ही गई होगी आप लोगों के, है ना।
कि भाई क्यों अपन अनुपात में विभाजित करते हैं, ताकि ये जो मध्य जो ये राजनीति होती है ना उसको क्या कर सके अपन, कम कर सके। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को। अब देखो अपन डिस्कशन कर रहे थे, अपन यहाँ थे हानि क्या क्या थी, तो अपन आपको समझ में आ गई बहाव क्षेत्र को। नदियों पे बांध बनने से प्राकृतिक बहाव रुक जाता है। अभी अब एग्जाम्पल लिया, जिससे तलछट जमा हो जाते हैं नीचे जमा, जिससे जलीय जीवों को भोजन और प्रवास में बाधा आती है, क्योंकि जो जलीय जीवों को जो भोजन मिलता है वो समुद्र मतलब जो जहाँ पे जल इकट्ठा है ना उसके नीचे जो जो जल में जो पेड़ पौधे उगते हैं ना उनसे उनको पोषण मिलता है ना। तो उनमें अगर तलछट जमा हो गया, कचरा जमा हो गया, तो उनको वो पोषण नहीं मिल पाएगा, इसलिए जलीय जीव भी क्या हो जाएंगे, स्वाहा। इसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, बांध के और क्या नुकसान होते हैं, एक नुकसान और देखो बांध का, जैसे कि यहाँ पे जब अपना ये बांध बना, ठीक है, बांध बना। अच्छा, जब बांध बनेगा तो एक बृहत एरिया में, एक बड़े एरिया में, बड़े क्षेत्र में बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बड़े एरिया में बनेगा। तो यहाँ पे जो लोग थे वो जनजातियाँ प्रभावित होंगे, जो यहाँ का पर्यावरण था वो प्रभावित होगा, जो इस पर्यावरण पे डिपेंडेंट जो वन्य जीव थे वो प्रभावित होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि बहुत सारे एरिया में पानी इकट्ठा होगा। इसीलिए तुम देखो नर्मदा बचाओ आंदोलन जब चला था, तो वो नर्मदा नदी पे बांध बनने के कारण वहाँ के जो मोस्टली जो जंगल में जो लोग रहते हैं वो ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं ना, जनजातियाँ रहती हैं। तो यहाँ पे भी जो प्रभावित होंगे वो कौन होंगी, जनजातियाँ होंगी, क्योंकि बांध जब भी बनेगा वो ऐसी जगह में बनता है जहाँ पे नदी बीच से आ रही हो और दोनों ओर क्या हो, पहाड़ हो, तो वहाँ पे बांध बनने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, न कि मैदान में, क्योंकि मैदान में अगर बांध बनाया जाएगा तो वो जल स्तर कम होता है, तो वहाँ से मतलब नगण्य संभावना है, बनेगा ही नहीं। इसलिए बांध मोस्टली कहाँ बनेगा, जंगल वाले एरिया में बनेगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी ट्राइबल ग्रुप्स होंगे तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, तो इससे प्रवास भी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा यहाँ का जो इकोलॉजी सिस्टम है वो पूरे पूरा तरह ठप हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। अगर मान लो 2-3-4 किलोमीटर में ये बांध बना तो 2-3-4 किलोमीटर का जो भूमि का एरिया था वो किसी काम का ही नहीं रहेगा, है ना। अब वो किस में चला जाएगा, जल वाले में चला जाएगा। जब अपन एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो अपन भूमि वाले और वो उसमें डिस्कशन करेंगे कि भूमि वाले को तो क्या कहते हैं और जल वाले को क्या कहते हैं, तो वो सब आ जाएगा। ठीक है, तो एनवायरनमेंट प्रभावित होगा, पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होगा, यानी बांध से विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। अभी हो गया, जिसमें प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो जाएगी, मिट्टी नष्ट हो जाएगी, और प्राकृतिक वनस्पति अगर नष्ट होगी तो इस पर डिपेंडेंट जो भी वन्य जीव है वो नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो इस पर डिपेंडेंट जो मानव थे वो भी नष्ट हो जाएंगे, वो भी प्रभावित होंगे। फिर विस्थापन बढ़ेगा, स्थानीय समुदाय को अपनी ज़मीन और आजीविका छोड़ के विस्थापन होना पड़ेगा, बिल्कुल होना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने नर्मदा बचाओ आंदोलन जब अपन थोड़ा देर पढ़ेंगे, उससे पहले आपने लास्ट पिछली कक्षाओं में उसका कुछ वीडियो वगैरह भी मतलब फ़ोटो वगैरह भी देखा होगा, जब लोगों ने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, है ना, विरोध किया था। ठीक है, इसके अलावा भूकंपीय खतरा, बाढ़, बड़े बांधों के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है, जल जनित बीमारियां और प्रदूषण फैल जाता है। जल जनित बीमारियां बढ़ेंगी, यानी वो पानी इकट्ठा होगा तो इनसे बीमारियां फैलेंगी। इसके अलावा पोल्यूशन बढ़ जाता है ना, और ये एक विस्थापन हो जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र प्रभाव और प्राकृतिक बहाव को कमी। ठीक है, इन सब पे अपने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था। अब देखो कुछ बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं देखो, या फिर यूँ कहूँ कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, एक ही बात है कहना। ठीक, देखो प्रमुख परियोजनाएं की मेजर प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करें तो एक तो भाखड़ा नांगल परियोजना, सतलज और व्यास नदी पे है ना, इसमें अपने यहाँ पे भाखड़ा नांगल से पानी आता है, अपने यहाँ पे जल विद्युत परियोजना है। एक तो यानी यहाँ से जल विद्युत का मतलब है एक तो बिजली बनती है, दूसरा सिंचाई के काम में आता है, पंजाब हरियाणा और राजस्थान वाले क्षेत्र में होती है ये मतलब इनकी संयुक्त परियोजना है। कौन सी, भाखड़ा नांगल परियोजना। तो आपको एक तो ये याद रखना, नदी याद रखना बस, भाखड़ा नांगल कहाँ पे है, सतलुज और व्यास पर। फिर आता है हीराकुंड, महानदी पे है, कहाँ पे, बाढ़ को नियंत्रण और जल संरक्षण कहाँ पे, उड़ीसा में। ठीक है, बांध नियंत्रण और जल संरक्षण कहाँ पे, उड़ीसा में, महानदी पे है हीराकुंड। फिर आता है टिहरी, टिहरी उत्तराखंड में है, पहले भी बात की थी अपन ने, टिहरी, छोटी टिहरी, बड़ी टिहरी डिस्कशन किया था अपन ने। भागीरथी नदी पे बांध बनाया था बिजली और पेयजल के लिए, किसके लिए, बिजली और पेयजल के लिए, उत्तराखंड में है। ठीक है, और दिल्ली में भी पानी मिलता है टिहरी बांध से। ठीक है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे, इसी नर्मदा पे अपन फिर वो मूवमेंट होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, सिंचाई और बिजली के लिए गुजरात है, एमपी, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र और राजस्थान। अच्छा, दूसरा ये इसमें मोस्टली जो ग्रुप्स होंगे ना वो होंगी जो इस नदी के क्षेत्र में क्या हो, बहाव क्षेत्र में हो मोस्टली, है ना, बाकी कुछ वैसे भी हो सकते हैं। इसके अलावा दामोदर घाटी, दामोदर नदी पे बाढ़ नियंत्रण को कम करने के लिए, मोस्टली तो ये बाढ़ नियंत्रण के लिए ही है। ठीक है, तो समझ में आ गई आप लोगों को बात। ठीक है, भाखड़ा नांगल कहाँ पे है एक बार बता दो, सतलज और व्यास पे, हीराकुंड कहाँ पे है, महानदी में, इसके अलावा टिहरी कहाँ पे, भागीरथी में, और सरदार सरोवर कहाँ पे, नर्मदा में, और लास्ट बच गया दामोदर, तो दामोदर नदी पे। ठीक है, फिर प्रमुख आंदोलन जो कि मेजर मूवमेंट होते हैं अगेंस्ट किसके,
यही बहुउद्देशीय परियोजनाओं की, क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजनाओं की हानि आपको बताई थी, वही जो बांध वाली हानि है वही बहुउद्देशीय परियोजना में आ जाएगी। तो देखो कौन कौन से, एक तो नदी परियोजनाओं के कारण हुए विस्थापन और पर्यावरण के नुकसान, मतलब कुछ खिलाफ जो मूवमेंट होते हैं वो है, ठीक। पहला है नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना। नर्मदा बचाओ आंदोलन वही सरदार सरोवर बांध के खिलाफ बांध बनाया था, एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ ने प्रोटेस्ट किया द्वारा चलाया गया आंदोलन, जिसका मुख्य उद्देश्य विस्थापित हो, मुख्य अंडरलाइन करना विस्थापित हो, है ना, कि पुनर्वास और पर्यावरण की रक्षा करना था। यानी इनका जो मूवमेंट था वो ये था कि भाई ठीक है तुम लोग बांध बना रहे हो, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु बांध से जो लोग विस्थापित हुए हैं उनको मुआवजा तो मिले कम से कम, क्योंकि जो ट्राइबल्स ग्रुप हैं, जो ट्राइबल क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके पास, जो जंगल में रहते हैं तो जंगल में उनको ज़मीन का पट्टा तो मिलेगा नहीं, अगर ज़मीन का पट्टा रहेगा तब तो उनको भाई मुआवजा भी मिल जाए। तो इनका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये था कि आप जो है उसका पुनर्वास करो, इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा करने के लिए भी किया था। बाकी अगर किसी की भी ज़मीन छीनेंगे तो आंदोलन तो करेंगे। फिर आता है टिहरी बांध, ये उत्तराखंड में है टिहरी। तो हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए भागीरथी नदी पर बांध बन रहा था। कौन सी नदी पे? भागीरथी पे। अच्छा, जब जैसे अभी ये मैंने लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दिया था आप लोगों को, फिर से दे देता हूँ। जैसे अभी बारिश होगी उत्तराखंड में, त्रासदी आएगी, आनी हर साल आती है, इस बार भी आएगी, अगले साल भी आएगी। तो वहाँ पे कुछ रिसर्च पेपर इसलिए प्रकाशित हुए कि वहाँ पे जो उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है, जो अपना हिमालय है, वो दलदल से बना हुआ है। क्योंकि आप सुनते हो जब हिमालय का निर्माण होता है तो यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट टकराती है, उससे जो है ना वलय बनती है। तो उनसे जो मतलब यहाँ का जो मलबा था ना वो ऊपर उठ के, एक भाग ऊपर उठ गया, एक भाग नीचे धंस गया, इससे जो है ना वो हिमालय का निर्माण हुआ है। यानी हिमालय जो है ना वो अगर ज्वालामुखी से वैसे पर्वत बनते तब वो कठोर होते, वो टूटते ही नहीं है जल्दी से, परंतु ये मलबे से बना हुआ है। अच्छा, मलबे से बना हुआ है तो यहाँ से जब स्वाभाविक सी बात है, अगर थोड़ी सी बारिश वगैरह अगर हो जाएगी तो यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ जाएगा, है ना। इसके अलावा मैंने आप लोगों को वो कार्टून वाला एग्जाम्पल दिया था लास्ट क्लास में, अगर नहीं देखा ना तो देख लेना, वहाँ से मैंने डिटेल से डिस्कशन किया था इस पर, ठीक है। तो उससे भी क्या हो जाएगा, मतलब बांध से क्या हो जाएगा, अच्छा मलबा है और आप लोगों ने इसमें पानी भी इकट्ठा कर लिया, तो क्या मलबा क्या मलबा पानी से डहेगा? नहीं, बिल्कुल डहेगा। तो उसके कारण भी एक बहुत बड़ा लॉस है। वहाँ पे खूब रिसर्च पेपर प्रकाशित होते हैं उस पर कि यार यहाँ पे जो बांध बना रखे हैं ना उनको आप कम करो। पिछली बार भी काफ़ी रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए थे, इस बार भी हो जाएंगे, ठीक है। तो टिहरी बांध कहाँ पे? उत्तराखंड में, याद रखें। इसके अलावा अतिरिक्त वही डाटा, वही सरदार सरोवर बांध, ये है भारत की सबसे बड़ी जल परियोजनाओं में से एक है, ये वाली नहीं है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश को कवर करती है, ठीक। अपन ने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया। वही नदी जल विवाद ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कर लिया। इस पर क्या होगा, दो राज्यों के मध्य नदी के पानी को लेकर जो भी विवाद होगा वही क्या होगा, नदी जल विवाद होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बांधों के कारण राज्यों के बीच जल के बंटवारे को लेकर बड़ा विवाद होता है, जैसे कृष्णा और गोदावरी महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। अच्छा, जब आप महाराष्ट्र कर्नाटका देखोगे ना तो ये कृष्णा की सहायक नदी है, उस पर इसमें महाराष्ट्र वालों ने बांध बना दिया, तो उससे जाहिर सी बात है नीचे वालों को पानी की कमी हुई, इसको आंध्रा को और कर्नाटका को, तो वो फिर चिल्लाने लगे कि यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग। तो इन दोनों के मध्य झगड़ा चल गया। तो महाराष्ट्र वाले बोलते हैं बेटे तुम्हारा पानी तो हमारे में आएगा नहीं, तो हम क्या टेंशन लें, ठीक है। तो फिर वो अभी भी चल रहा है ये काफ़ी बार, हर बार, मतलब जब भी गवर्नमेंट बदलती रहती है ना, क्योंकि एक तो यहाँ पे गवर्नमेंट का भी बहुत लोचा रहता है ना, मतलब राजनीतिकरण लोग कर देते हैं। जैसे एक तरफ तो जैसे मान लो कि महाराष्ट्र में सरकार है बीजेपी की, आंध्रा में जैसे मान लो अभी गठबंधन की सरकार बनेगी, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटका में सपोज दैट कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे बीजेपी, तो बीजेपी कांग्रेस का फिर वो करेंगे उसमें राजनीति जल में भी, फिर वो बोलेंगे कि बीजेपी वाले पानी नहीं दे रहे, उधर वो बोलेंगे कांग्रेस वाले पानी नहीं दे रहे, जनता को बेवकूफ़ बनाते फिरेंगे, ठीक है। तो ये राजनीतिकरण कर देते हैं, वरना ऐसा तो हो नहीं सकता कि जल को लेकर लोग लड़ाई करें। तो मोस्टली राजनीतिकरण होता है। जब अपन नेशनल वो इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे ना तो अपन डिटेल से डिस्कशन करेंगे इस पर, ठीक है। फिर आता है वर्षा जल संग्रहण की विधि। अच्छा, इनके इंपॉर्टेंट क्या है, इनमें एक तो नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा नाम लेके पूछ लेगा कि ये कहाँ की विधि है, 3-4 नाम है, वो नाम याद रखना और थोड़ा उनका एक्सप्लेनेशन याद रखना, वो तो हो ही जाएगा एक्सप्लेनेशन। तो देखो, वर्षा के जल को एकत्रित करने की, भविष्य में उपयोग के लिए संरक्षित करने की तकनीक को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। यह बहुउद्देशीय परियोजनाओं का एक सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी विकल्प है। वही है जी, पानी को बचाए रखो बस, और क्या है, पानी को बचाओ। अपने को पारंपरिक देखनी है, ट्रेडिशनल वाला देखना है अपने को कि कौन कौन सी पारंपरिक वर्षा जल की संग्रहण की विधियाँ हैं, वो देखना है अपने को। तो देखो, एक तो है गुल और कुल, या तो गुल बोल दो या इसे क्या बोल दो तुम, कुल बोल दो। तो ये कहाँ पे होते हैं, पश्चिमी हिमालय में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, पश्चिमी हिमालय में। देखो कैसे होते हैं, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में लोग कृषि के लिए नदियों की धाराओं का रास्ता बदलकर गुल या कुल जैसी वाहिकाएं बनाते हैं। मतलब जी नदियों का पानी बदले, ये जैसे मान लो कि ये नदी है पहाड़,
अब इन लोगों ने इसका थोड़ा जल डाइवर्ट कर दिया, वही क्या बन गई वही क्या बन गई, गुल और गुल, या तो इसे कुल बोल दो या फिर इसे क्या बोल दो, गुल। यानी नदी जल के पानी को डाइवर्ट कर दिया, वही रास्ता बदल कर वाहिकाएं बना दी, वही क्या है, गुल और गुल। ठीक। इसके अलावा खदीन और जोहड़, अपने यहाँ पे तुम जोड़ा जानते हो, राजस्थान में जोड़ा, जोड़ा क्या होता है, पानी का इकट्ठा, जहाँ पे पानी मोस्टली इकट्ठा हो जाता है उसे अपन जोड़ा बोलते हैं ना। तो ये जो जोड़ा है ना वही क्या है, जोहड़, और वही क्या है, खादीन। जोड़ा खडीन, वो खडीन भी आता है कुछ किताबों में, कहीं पे खादीन लिख दें, कहीं पे खडीन लिख देते हैं। तो जोड़ा आता है ना, जोड़ा, उसका जोहड़ का अपभ्रंश होके जोड़ा बन गया। ठीक है, तो वही जोड़ा मतलब पानी इकट्ठा करते हैं अपन यहाँ पे, फिर इसको जैसे मोस्टली तो अपन पशुओं के लिए इसे यूज में लेते हैं, बट अगर इसका शुद्ध रूप, अगर शुद्ध तौर पे अगर अपन इसे, तो अपन इसे पीने के पानी पे भी यूज में ले सकते हैं। ठीक, तो वही जोहड़ है कहाँ पे, राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में और अर्ध शुष्क क्षेत्र में। अपने यहाँ पे ही होता है, कृषि के क्षेत्रों के वर्षा जल संग्रहण को ढांचे में बदल दिया जाता है ताकि मिट्टी नम हो सके, फसल उगाई जा सके। जैसलमेर में खादीन, जैसलमेर में इसे खादीन कहते हैं और अन्य क्षेत्र में इसे जोहड़ा कहते हैं। ये याद रखना बस, यार जैसलमेर वाला, कि जैसलमेर में इसे क्या कहते हैं, खादीन, जैसलमेर में इसे क्या कहते हैं, खादीन। ये याद रखना बस तुम, कि जैसलमेर में इसे खादीन कहते हैं और अन्य जगह इसे जोड़ा या फिर जोहड़ कहते हैं। तुम जोड़ा से जोहड़ याद रख लेना, बस एग्जाम में जोड़ा मत लिख के आ जाना। ठीक, फिर आता है छत, वर्षा जल, जल टाका। वही राजस्थान की जो छत होती है वो चौरस होती है, अरे होती है कि नहीं होती। अच्छा, ये छत वगैरह भी बनते हैं ना आजकल, तो लोगों ने क्या कर दिया कि सुंदरता के तौर पे बनाने लगे, वरना पहले जो भी घर वगैरह बनते थे वो जोग्राफिकल तौर पे बनते थे। इसलिए तुम जब साउथ इंडिया के घर देखोगे तो उनकी छतें ऐसे हैं, त्रिकोण झोपड़ी टाइप में। ऐसे ही जब तुम ऊपर जाओगे ना कश्मीर वाले बेल्ट में, है ना, तो वहाँ पे भी झोपड़ी वाली शेप में ही है। क्यों है, क्योंकि जो ऊपर, अच्छा नीचे वाला जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे तो अत्यधिक बारिश होती है। अगर वहाँ पे ऐसे चौरस छत रहेगी तो छत में पानी जमेगा ही जमेगा, तो जाहिर सी बात है छत से पानी टपकेगा। इसलिए ज़रूरी है कि पानी जल्दी से जल्दी नीचे आए, इसलिए इस शेप में बनाई जाती है। ठीक है, और जो कश्मीर वाला क्षेत्र है, ऊपर वाला क्षेत्र है, ध्रुवीय प्रदेश है ना, ध्रुवीय शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय, वहाँ पे बर्फ पड़ती है। अच्छा, बर्फ पड़ेगी, अगर मान लो सीधा चौरस छत रही तो क्या बर्फ कभी नीचे आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी, कैसे निकालोगे तुम, हाथ से थोड़ा नहीं निकालोगे। इसलिए वो ऐसे शेप में बनाते हैं ताकि वो जो बर्फ है ना इधर से इधर नीचे आ जाए, ऊपर मकान के ऊपर, छत के ऊपर बर्फ ना इकट्ठी रहे, ऐसे बनाते हैं। बट आजकल तो लोग इसका वो वैसे यूज़ के सुंदरता के तौर पर काम में लेने के। इसलिए राजस्थान में जो छतें होते हैं अपने यहाँ पे चौरस होते हैं, क्यों होते हैं, अपने यहाँ पे पहले वर्षा जल संग्रहण की विधियां होती थी अपने यहाँ पे, है ना, तो इसलिए अपने यहाँ पे जो छतें थी वो चौरस हुआ करती थी। अच्छा, यहाँ पे चौरस छत होगी तो बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा, इस पानी को फिर टैंक में ले जाके नीचे पाइप बना के टैंक में इकट्ठा कर लेंगे, वही क्या है, टाँका। वही क्या है, टाँका। वही क्या है, टाँका। तो देखो, राजस्थान के अर्धशुष्क शुष्क क्षेत्र में मोस्टली बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में घरों की छतों पे पाइपों के जरिए जल के भूमिगत जल में ले जाया जाता है, जिसे टाँका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाँका। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को। अच्छा, वर्षा जल को फिर इस टाँके में जैसे भाई पानी नीचे तो इकट्ठा हो गया। अच्छा, जो पानी अपन नीचे इकट्ठा किया है फिर अपन उसको यूज कर सकते हैं। जैसे तो आप लोगों ने वो लास्ट पिछली क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि अपन उसका फिर वाष्पीकरण, पानी को उबाल के उसे शुद्ध करके वैसे काम में लेते हैं। तो देखो, वर्षा का जल पहला जल साफ करने के लिए इस्तेमाल में होता था, उस वजह से जमा नहीं किया जाता। इसके बाद में जल संग्रहण किया जाता, जिसके अलावा अच्छा जो जल संग्रहण किया जाता वर्षा जल का शुद्धतम जो रूप है उसे कहते हैं पालर पानी। क्या कहते हैं, पालर पानी। ठीक है, पालर पानी किसे कहते हैं, वर्षा जल का जो शुद्धतम रूप है ना, प्योर जल, प्योर वाटर, है ना, उसे कहते हैं पालर पानी। ठीक है, फिर बाढ़ और वाहिकाएं, बाढ़ जल वाहिकाएं वेस्ट बंगाल में आई। वेस्ट बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग खेती की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं। वही है जी, सिंचाई के लिए पानी को लेके आ रहे हैं, और क्या है उसमें। फिर बांस ड्रिप, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। ये मेघालय में आप लोगों की बुक में फोटो भी है इसकी बांस ड्रिप की। मतलब पहले क्या करते थे, जैसे ऊंचाई पे पानी है, अच्छा यहाँ पे क्या जल का स्रोत है और यहाँ पे अपना खेत है, अपने को क्या चाहिए, सिंचाई के लिए पानी चाहिए। कैसे लेके आए, पहले के लोगों के पास पाइप तो था नहीं, जो प्लास्टिक का पाइप लेके ले आए। और जो बांस होता है ना, वो बीच में से खोड़ होता है, मतलब खाली होता है, देखा होगा आप लोगों ने। तो उस बांस को बीच में से उड़ाएंगे तो आधा पाइप बन जाएगा, आधा पाइप बन जाएगा तो फिर लगा लो भैया, पाइप लगा लो, ले आओ पानी। वही क्या है, वही क्या है, बुक में फोटो देखना, अच्छे से समझ में आएगा, बांस ड्रिप प्रणाली। ठीक है, मेघालय में झरनों और नदियों के जल को बांस के पाइपों द्वारा एकत्रित करके सिंचाई की जाती है। लगभग 200 साल पुरानी है जी परंपरा। बस इंपॉर्टेंट यही है इसमें। और ये देख लो कुछ, हाँ ये करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में क्या हुआ, भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य है। हुआ ये कि अपने यहाँ के एक कलेक्टर साहब थे, मूल रूप से राजस्थान के थे, कार्डर मिला उनको तमिलनाडु। जब वो तमिलनाडु में गए तो जो तमिलनाडु का जो क्षेत्र है ना, ये अपना इंडिया है, तो ये यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, ये केरला आ जाएगा और ये आ जाएगा तमिलनाडु। अच्छा,
ये केरला है ना, तो इधर कौन सा घाट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये वेस्ट घाट हो गया, वेस्ट कोस्ट हो गया, ये ईस्टर्न कोस्ट हो गया, यानी पश्चिमी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। अब ये जो पश्चिमी घाट है ना, यहाँ पे लंबी लंबी ऊंची ऊंची पर्वतमाला है, नीलगिरी, सह्याद्री, विंध्याचल, है ना, इधर पर्वतमाला है। अच्छा, भारत में जब मानसून आता है वो इस तरफ से आता है, किधर आता है, अरब सागर के मानसून से। अच्छा, जब मानसून आएगा तो मानसून के बादलों की हाइट एक लिमिटेड हाइट होती है। सपोज दैट कि मानसून के बादल की हाइट कितनी है, मानसून का बादल जो जा सकता है, बादल की मैक्सिमम हाइट मान लो तुम 4 किलोमीटर मान लो, ठीक है, और जो इधर जो पर्वतों की हाइट है वो मान लो तुम 6 किलोमीटर है। अब मानसून के बादल आए, पर्वतों से बोल रहे हैं भाई साहब आगे जाने दे, पर्वत बोल रहे हैं नहीं जाने दूंगा। फिर मानसून वाले बादल बोल रहे हैं अरे आगे चले जाने दे, वो बोल रहे हैं नहीं जाने दूंगा, दम है तो चला जा। अब वो बेचारा 4 किलोमीटर तक ही जा सकता है ऊपर, उससे आगे जा नहीं सकता, तो उसको आ गया गुस्सा और उसने सारा पानी यही डोल दिया, ले बेटे मैं नहीं जा रहा आगे, ठीक है। अच्छा, पानी यही हो गया, तो क्या ये जो तमिलनाडु वाले बेल्ट में बारिश होगी, नहीं हो पाएगी ना बारिश, अरे नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि जितना पानी था उतना तो पहले हो गया। फिर आता है मानसून वापस, जैसे गया था वैसे ही आएगा, इधर बंगाल की खाड़ी से पानी लेके आ जाएगा, फिर तमिलनाडु के पास इस वाले कोरोमंडल तट पे ये बरसात करता है। इसलिए क्वेश्चन आता है मोस्टली जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें हजारों बार क्वेश्चन आया होगा कि भाई साहब लौटता हुआ मानसून कहाँ पे वर्षा करता है, तो तमिलनाडु के तट पर करता है, इसे कोरोमंडल तट भी कहते हैं, वहाँ पे बारिश करता है। अच्छा, तो ये जो बेल्ट है ना, ये वाला इस वाला ये इतना सा क्षेत्र, कितना सा क्षेत्र, थोड़ा सा बोले तो इतना सा क्षेत्र, यहाँ पे बारिश नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, सूखा होगा। तो यहाँ पे ये परियोजना चलाई गई थी जिसमें क्या क्या इन्होंने जल संग्रहण किया गया था। तो एक कलेक्टर साहब थे, अपने राजस्थान के थे, डीएम, मतलब मूल निवास इनका राजस्थान था, और कार्डर जो मिला था वो उनको तमिलनाडु में मिला था। तो इन्होंने ये खूब किया, इसलिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था, अभी पिछले 2-3 महीने पहले की बात है, तो तमिलनाडु में है ना। और इनको कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया है कि भाई वर्षा जल को आप संग्रहण करोगे। अपने राजस्थान में भी ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कमेंट करके बताओ। होना चाहिए, अनिवार्य तौर पर होना चाहिए, राजस्थान में ऐसा कानूनी तौर पे प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि अपने को तो बहुत आवश्यकता है वर्षा जल की, कि अपने को जल को क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। फिर ये क्या है गेंडाथूर, ये है कर्नाटक के मैसूर जिलों के गांव में ग्रामीण घरों पे छतों के वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था, जिससे गांव के मामले में समर्थ हो। मतलब ये कुल मिला के वही है जी, जो ये था ना वो वाला ही है, ठीक। लास्ट में अपने चैनल का नाम है, ये अपना नाम है, ये अपने चैनल का नाम है। सब्सक्राइब करो तो तुम्हारी मर्जी, ना करो तो तुम्हारी मर्जी, लाइक करो तो तुम्हारी मर्जी, बस तुम पढ़ लेना, है ना, तुम पढ़ लेना, चीज़ों को समझ लेना, इतना काफ़ी होगा मेरे लिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, एग्रीकल्चर वाला जो चैप्टर है उस पर अपन डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अच्छा, जो एग्रीकल्चर वाला है ना, वो एक क्लास की बजाय अपन 2 क्लास में करेंगे, या फिर देखेंगे अगर एक में करेंगे तो एक में कर लेंगे, या फिर 2 क्लास में कर लेंगे। फिर बच गए अपने 2 चैप्टर और 3 चैप्टर और बचेंगे, तो उनका भी अपन एक क्लास में डिस्कशन कर लेंगे, वो छोटे छोटे ही हैं। सो आपको वही अगर चीज़ें बेहतर लगी हो तो आप बताना कमेंट करके, और अगर कुछ कमी रह जाए तो फिर कमेंट करके बताना, नेक्स्ट टाइम में अपन फिर सुधार कर लेंगे। तो जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।